नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने जो 2018 जुलाई का पेपर था वो डिस्कस किया था। उसके 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब 20 से आगे हम चलते हैं। तो 21 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये आपके यूजीसी नेट जे आर एफ पॉलिटिकल साइंस के ओल्ड पेपर हैं, मतलब पहले आए हुए क्वेश्चन है। ये आपके जो जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये रिवीजन है। विशेषकर रिवीजन तब काम आता है जब आपकी की तैयारी सुदृढ़ होती है और एग्ज़ाम नज़दीक आती है। तो आप इनको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? ठीक है। तो ये जो दल है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है रायसी, मैक्रिटिस और वॉर्ड। अब इनके बारे में देख लीजिए, ये कौन है। ये क्या है कि ये मुख्य रूप से जो है ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इससे संबंधित है। इनकी बुक का नाम है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। 1968 में इनकी ये जो प्रमुख रचना है। और इन्होंने क्या है कि जो आर्थर बेटले है, इनकी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है, इससे इसको जोड़कर देखा जा सकता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित था। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 22 नंबर। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वो बी जीन ब्लोडेल हैं। ये जो प्रेसिडेंटल रिपब्लिक है, द प्रेसिडेंट रिपब्लिक है, ये बुक क्या है 2014 में लिखी गई थी। 2014 में लिखी गई थी ये बुक। और ये जो बुक है ये प्रभावित है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1969 में लिखी गई थी। ये इनकी बुक आई है 1969 में, जब ये यंग थे। और उसके बाद में इनकी बुक ये आई है लास्ट में। तो ये आपकी डायरेक्ट जो बुक्स के जो क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन आया है आपके। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। अभिकथन और तर्क है। देखो, अभिकथन देखते हैं पहले। तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में सामान्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। ये आगम और निर्गम संरचना की बात कर रहे हैं। इसका तर्क क्या देते हैं, देखो। सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्ण स्थिति प्रमुख के रूप में की जाती है। तो ये कह रहा है कि ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता। तो ये बिल्कुल व्याख्या नहीं करता, लेकिन कथन दोनों सही है। तो इसमें आएगा बी आंसर आएगा, क्योंकि ये जो संरचना और निर्गम है ये इनके मध्य जो संतुलन है इसकी बात की गई है, लेकिन आलोचना है ऊपर वाले कोटेशन की आलोचना नहीं कर रहा है नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें आंसर दो आएगा। ओके, आगे वाला देखो क्वेश्चन। ये आमंड का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे इसने एनटीए ने इसी क्वेश्चन को रद्द भी कर दिया था। ये जो आमंड है, ग्रेबिल आमंड है, इन्होंने क्या है कि हित समूह है, दबाव समूह है, इनके बारे में ये संस्थाओं को, ये समूहों को क्या है कि थोड़े से प्रकार दिए हैं ये। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन है। संस्थानिक समूह है, गैर सहयोगी समूह है, सहयोगी समूह है और अप्रत्याशित समूह है। ये समूह के बारे में है। ये ऐसे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसका जो समूह है, सही आंसर है वो है पहले संस्थानिक समूह है, फिर गैर सहयोगी समूह है, अप्रत्याशित समूह है, फिर सहयोगी समूह है में वर्गीकृत किया गया है। ओके, आगे ये ऐसे कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है 25 में। देखो, ये देखो 25 में ये सम्मिलित पूछ रहा है।
पहला है चार्टिस्ट आंदोलन। इंग्लैंड में पुरुषों मत संग्रहण की मांग की गई थी। किसके द्वारा? ये चार्टिस्ट आंदोलन के द्वारा। इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, ये एकदम सही बात है। फिलाडेल्फिया अभिसमय। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर करना। देखो देखो, जब हम अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तब ये फिलाडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन है, इसी से जुड़ा हुआ है ये। फिलाडेल्फिया में ही अमेरिका की आज़ादी की घोषणा की गई थी और वहीं इसका संविधान निर्माण हुआ था। मेफ्लोर समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता उत्पादन, ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, हो गया इसमें। 1832 का सुधार अधिनियम, ये ब्रिटेन की निर्वाचक प्रणाली से संबंधित है। निर्वाचक प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। अब हम देखो मेफ्लोर समझौते के बारे में देखते हैं। ये देखो यहाँ दे रखा है, ये रहो मेफ्लोर समझौता। ये देखो इसमें दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, बल्कि ये जुड़ा हुआ है किससे? ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है मेफ्लोर समझौता। 1620 में हुआ था मेफ्लोर समझौता, और ये अमेरिका से संबंधित। देखो मेफ्लोर समझौता इंग्लैंड और अमेरिका से संबंधित है। ये है प्लाईमाउथ कॉलोनी का पहला शासकीय दस्तावेज था। यह मेफ्लोर के पुरुष यात्रियों द्वारा लिखा गया था, जिसमें अलगाववादी, प्यूरिटन्स व साहसिक व्यापारी शामिल थे। प्यूरिटन इंग्लैंड के किंग जेम्स द्वारा धार्मिक उत्पीड़न में भाग रहे थे। तो ये अलगाववादी जो व्यापारी हैं, उनसे संबंधित है, ये समझ रहे हो। तो ये आप इसको वापस देख लेते हैं अपन इसको। ये देखो, ये आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पॉज करके। ये देखो, इसमें सभी सम्मिलित है, सिर्फ सी को छोड़कर। तो अपने ये देखें 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, ये वापस कथन और अभिकथन का क्वेश्चन आ रहा है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। सही बात है, ये बात एकदम सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अफ्रीकन और एशियाई, भाई अपना जो देश है भारत, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो स्वतंत्र हुआ है। आगे है, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथापरक होने की बजाय अधिक औपचारिक रूप की ओर प्रवृत्त होने लगी। ये बात कहाँ तक सही है, इसको हम देखते हैं। ये देखो देखो, इसमें क्या होता है कि या तो ऊपर वाले की नीचे वाला व्याख्या करता है, ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा होता ना, तो ये दोनों सही है। पहला तो सही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अफ्रीका और एशियाई जो कंट्री हैं वो स्वतंत्र हो गए, ये बात सही है। आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथापरक होने की बजाय अधिक औपचारिक की ओर प्रवृत्ति तो होने लगी, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए इसमें आंसर आएगा बी। बी आंसर आएगा, ये देखो। ओके, ये बी आ गया। अब देखो, अब देखो इसमें क्या है। इसमें वैसा ही क्वेश्चन आ गया पहले जैसा ही, कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, तो ये बुक है पीटर एच मार्केल की बुक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एच पी हिंगटन। हिंगटन की तो बुक है, ये है ही नहीं। ये देखो किसकी बुक है, ये देखो, यही देख लो इनका आंसर, ये रहा, ये देखो, ठीक है। ये गलत है, इसमें भी। द मैन ऑफ द हार्सबेक, ये सेमिनल फाइनल की बुक है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, ये आरसी मैकट्रीज की बुक है। ये आप इनके आंसर देख लो। तो इसमें जो बी आंसर है, इसके अतिरिक्त सब सही है। बी का जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ना, ये बुक पता है किसकी है? ये बुक यहाँ लिखी हुई है, देखो, आमेड पावेल की बुक है ये, और बी इसमें सही नहीं है। तो आप इसका इनको पेन कॉपी लो और इनको सबको नोट भी कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। नोट नहीं करते हैं तो क्या, ये हमारे माइंड में कम चीज़ें रहती है, सुनने से रिवीजन तो होता है, लेकिन माइंड में स्थायी रखने के लिए हमें क्या पेन कॉपी
उठानी पड़ेंगे। ओके, हमें पता है कि काम आसान नहीं है, लेकिन ये क्या है, चीज़ें अपनी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, समझ रहे हो। तो इनको आप नोट भी कर सकते हो, बाकी इनको बार बार आप वीडियो को देखोगे तो भी ये याद हो सकती हैं। किसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही है। संविधान में परिवर्तन, एकदम सही बात है। अरस्तु ने यह कहा था कि संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित, ये भी क्रांति का पार्ट है, एकदम सही है। राजनीतिक संस्थाओं के रूप में भेद, ये शायद क्रांति नहीं है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन, ये भी क्रांति है। तो इसमें आ जाएगा 1 2 4, 1 2 4 नहीं है। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं अपन, यहाँ से हो जाएगा कंफर्म। ये रहा, देखो मेरे को इसमें थोड़ा डाउट था कौन से में, 3 नंबर में, जबकि ये भी इसको भी सही माना है इसने। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा, किसी क्रांति से संबंधित कौन कौन से संविधान में परिवर्तन, अरस्तु के अनुसार एकदम सही है। एक शासक वर्ग दूसरे शासक द्वारा प्रतिस्थापित, ये एकदम सही बात है। राजनीतिक संस्थाओं के रूप में भेद, ये भी क्रांति का पार्ट है, एनटीए ने माना है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचनाओं का मौलिक परिवर्तन, ये भी क्रांति का पार्ट है। तो ये सही हो गया। ओके, तो इसमें का आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। देश के जवानों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो इसको एक्सप्लेनेशन भी देख ले तो साथ साथ। क्रांति मूलतः व्यवस्था में आमूल परिवर्तन को कहते हैं। मैंने पहले कहा था कि अरस्तु भी यही कहता है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना ही क्रांति है। आगे कह रहा है, इसके संविधान में परिवर्तन एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ये बात भी सही है, क्योंकि क्रांति होगी तो वही बात है कि एक शासक हारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा। राजनीतिक संस्थाओं में भेद रूप तथा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन आदि प्रमुख तत्व है माने जाते हैं। ये एकदम सही बात है। आगे देखो, ये क्रांति से संबंधित हो गया, आप इसको देख लेना। ये देखो क्वेश्चन है 29 नंबर का, आपको एकदम सही दिख रहा होगा। वैसे इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, 1 मिनट। सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है, ये एकदम सही है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है, ये बात भी सही है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है, ये बात भी सही है। स्थानीय प्रशासनिक इकाई संविधान में अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती। स्थानीय प्रशासनिक इकाई संविधान में अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती, ये बात भी सही है। तो इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं वो एकात्मक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शन सही माने गए हैं। ओके, क्योंकि एकता अखंडता भी में भी आएगा वही बात आएगी, प्रशासनिक सुविधाओं में भी वही बात आएगी, ठीक है, विधि निर्माण में भी वही बात आएगी, और स्थानीय की जहाँ बात आई वहाँ इसमें नहीं आ गया, तो इसलिए सारे सही हो गए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कर्तव्य की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की समन्वय प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ये आ जाएगा आपके कौन से में किया गया है। एक तो विधि की समन्वय प्रक्रिया चौथा संविधान संशोधन में की गई है, और एक बात की गई है आपके चौथा में तो बात नहीं की गई है, ये की गई है 5वें में, क्योंकि ये अमेरिकी संविधान की बात चल रही है। तो एक तो 5वें संविधान संशोधन में की गई है, एक 14वें संविधान संशोधन में की गई है, ठीक है, ये तो सामने आपके लिख ही रहा है ना। तो अमेरिकी संविधान के 5वें संविधान संशोधन और 14वीं संविधान संशोधन की विधायी प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, और विधि की जो प्रक्रिया है समन्वय प्रक्रिया है उसको अपनाया गया है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, बोरियत ना हो, इसके लिए हम इसको यहीं यहाँ तक करते हैं। आगे हम जल्दी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आएंगे।
आप लगातार पढ़ते रहो, चीज़ों को रिवीजन करते रहो। कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है पॉलिटिकल साइंस में, नेट जेआरएफ के लिए या अन्य के लिए, तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।